Hello dear students, today we are going to discuss about a very interesting organism that is frog. बच्चों इस टॉपिक को अपन एनसीईआरटी से कवर करेंगे और एनसीईआरटी में ये आपको मिलेगा पेज नंबर 116 पे। पेज नंबर 116 11th की एनसीईआरटी में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल ऑर्गेनिज्म इन डिटेल दैट इज फ्रॉग। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। अब ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में कवर किया हुआ है, जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए जो फ्रॉग है वो एम्फीबिया क्लास का मेंबर है और एम्फीबिया क्लास बच्चों हमने किस फाइलम में पढ़ी थी? क्लास फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम था? कॉर्डेटा, राइट। इसके बाद देखिए बच्चों, तो सब फाइलम कौन सा हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम कौन सा था? वर्टिब्रेटा। इसके बाद अगर देखें तो इसका जो डिवीजन है वो कौन सा है बच्चों? गैनाथोस्टोमेटा। मैंने आपको बताया था ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉ प्रेजेंट होते हैं उनको गैनाथोस्टोमेटा में रखा गया था। इसके बाद बच्चों हमने देखा था गैनाथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस थी, एक थी सुपर क्लास स्पीसीज और एक थी सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो एम्फीबिया जो है वो किसके अंदर आता है? टेट्रापोडा के अंदर। तो सुपर क्लास क्या हो जाएगी बच्चों? टेट्रापोडा, ठीक है। क्लास कौन सी है? एम्फीबिया, ये आप सबको पता है। आगे अगर देखें बच्चों तो यहां पे एक ऑर्डर है क्लास एम्फीबिया के अंदर और उसका नाम है एन्यूरा। क्या नाम है? एन्यूरा। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए बच्चों, एन्यूरा वर्ड का मतलब होता है ऐसे एम्फीबियंस जिनके पास टेल ना पाई जाए। एन्यूरा का मतलब है अब्सेंस ऑफ टेल, ठीक है। तो ऐसे एम्फीबियंस जिनके पास टेल नहीं पाई जाती उनको किस ऑर्डर में रखा गया? ऑर्डर एन्यूरा में रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, ये तो आप सबको पता है कि जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। तो जीनस क्या हो जाएगा बच्चों? राना, और स्पीसीज क्या हो जाएगी? टिग्रीना, राइट। तो ये हुई क्लासिफिकेशन की बात। अब आगे कुछ और इनके बारे में की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो कुछ की पॉइंट्स आपको बताए गए एनसीईआरटी में। सबसे पहला पॉइंट तो यही बताया गया कि जो मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है फ्रॉग की इंडिया में जो पाई जाती है वो कौन सी है बच्चों? राना टिग्रीना, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया कौन सी हो जाएगी? राना टिग्रीना। यहां पे बच्चों टोड के बारे में भी आपको बताया गया। टोड जो है उसका जीनस और स्पीसीज दोनों ही फ्रॉग से डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रॉग और टोड जो है वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता है बच्चों, वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, बहुत सारे उनके अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि टोड जो है उसका जीनस क्या है? बूफो, और उसकी स्पीसीज कौन सी ली है? मेलेनोस्टेक्टस। कौन सी? मेलेनोस्टेक्टस, ठीक है। तो बूफो मेलेनोस्टेक्टस जो है वो साइंटिफिक नेम किसका हो जाएगा? टोड का। और फ्रॉग जो हम पढ़ने वाले हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? राना टिग्रीना, ठीक है। तो यहां से क्लियर रखिए, टोड और फ्रॉग दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन की जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, रादर इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स स्किन। जब भी कभी फ्रॉग को प्यास लगती है वो तुरंत पानी में कूद जाता है और अपनी स्किन से क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऐसा करने का बच्चों यहां पे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब भी वो पानी के अंदर कूदेगा और स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे उसकी स्किन वेट हो जाएगी और वेट स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। ये बात आपको क्लियर होगी अब तक, क्योंकि एनिमल किंगडम में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे होते हैं। तो ये एनिमल्स बच्चों पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये बात भी मैंने आपको एम्फीबिया पढ़ाते समय बताया था। एम्फीबियंस हो, पाइसेस हो, रेप्टिलियंस हो, सारे के सारे कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस होते हैं। मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। अब यही कारण है बच्चों कि जो फ्रॉग है वो कभी भी आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में देखने को नहीं मिलेगा। दैट मींस या तो एक्सट्रीम विंटर्स हो या एक्सट्रीम समर कंडीशंस हो, दोनों ही कंडीशंस में फ्रॉग मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर छिप जाते हैं ताकि वो बाहर की चैलेंजिंग वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को बचा सकें। और इन्हीं फिनोमेनास को बच्चों कहा गया है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। क्या कहा गया? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। जब वो विंटर से बचने के लिए मिट्टी के अंदर जाता है तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, और जब वो समर से बचने के लिए जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एस्टिवेशन कहेंगे, ठीक है। इसलिए एस्टिवेशन को क्या बोला? समर स्लीप, और हाइबरनेशन को क्या बोला बच्चों? विंटर स्लीप बोला गया। अब देखिए ये जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये महीनों तक मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं।
तो उस समय इनका फूड क्या होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर एकदम धसे हुए हैं, वहां पे प्रेजेंट हैं, तो वहां पे इनका फूड सोर्स क्या होता है। तो जब ये बच्चों हाइबरनेट कर रहा है या एस्टिवेट कर रहा है, उस समय इसकी बॉडी में जो रिजर्व फैट होता है, फैट बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, वही एक रिजर्व फूड के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में, फैट बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, वही एक रिजर्व फूड के रूप में काम करेगा एट द टाइम ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब वो हाइबरनेट कर रहा है, जब एस्टिवेट कर रहा है, तो उस समय इसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा या लो होगा। तो बहुत ऑब्वियस है बच्चों कि वो एक लिमिटेड एनर्जी सोर्स पे जी रहा है, एक लिमिटेड स्टोरेज अमाउंट ऑफ फूड उसके पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, डाउन, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वही केवल चल रही होती हैं, बाकी वो वहां पे बिल्कुल साइलेंट मोड में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कंडीशंस में जब फ्रॉग मिट्टी के अंदर दबा हुआ है तो वो रेस्पायर कैसे करता है। बहुत सारे यहां पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें ये कौन से मोड को चूज करेगा जब वो मिट्टी के अंदर होगा। तो रेस्पिरेशन बच्चों याद रखिए हमेशा स्किन से होता है एट द टाइम ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ठीक है, तो क्या क्या बताया, जल्दी से रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया फूड सोर्स क्या होगा, रिजर्व फैट जो उसके अंदर है, फैट बॉडी के अंदर है, वही एक फूड सोर्स की तरह काम करेगा। मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा डाउन और रेस्पिरेशन होगा स्किन से। ठीक है, और ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते क्यों हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई हाइबरनेशन एस्टिवेशन के बारे में। पेज नंबर 116 पे आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं बच्चों कैमोफ्लेज या मेटाक्रोसिस। ये भी आपको पेज नंबर 116 पे ही मिलेगा। कैमोफ्लेज और मेटाक्रोसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी एनिमी से बचने के लिए अपने बॉडी के कलर को चेंज कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैमोफ्लेज या मेटाक्रोसिस। देखिए यही लिखते हैं, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्किन के कलर को बदलते रहना, यही जो फिनोमेना है उसी को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज या मेटाक्रोसिस। आगे एनसीईआरटी में लिखते हैं बच्चों, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री। क्या कहते हैं, मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या है, मिमिक करना, किसी भी चीज की नकल करना। यहां किसकी नकल की जा रही है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कलर की नकल की जा रही है, इसलिए क्या बोला इसको, मिमिक्री बोला। एक और बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपको देता हूं कैमोफ्लेज का, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वहां से ये कॉन्सेप्ट। आप सभी ने बच्चों न्यूज में, टीवी में देखा होगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो सियाचिन बॉर्डर पे रहते हैं, उनकी यूनिफॉर्म नॉर्मल जो सोल्जर्स होते हैं उनसे अलग होती है। कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की। आप सबने जरूर देखा होगा, जो हमारे सोल्जर्स सियाचिन के बॉर्डर पे होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म का कलर है वो व्हाइट होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है, जहां वो रह रहे हैं सियाचिन के बॉर्डर पे, चारों तरफ स्नो ही स्नो है और स्नो का कलर कैसा है, व्हाइट है। तो ऐसे में वो अपने एनिमीज से अपने आप को छुपाने के लिए व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, सो दैट वो आसानी से उस स्नो के अंदर अपने आप को हाइड कर सके। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल कैमोफ्लेज। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कलर का यूज करे अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए, तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, और यही लिखते हैं एनसीईआरटी में, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज व्हाट, मिमिक्री। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये कैमोफ्लेज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे कि स्किन कैसी होती है। तो कभी भी अगर आपने फ्रॉग को टच किया है या होल्ड किया है, कुछ लोगों ने आप में से जरूर किया होगा, तो जब भी कभी आप फ्रॉग को होल्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी स्किन बहुत वेट होती है, मॉइस्ट होती है, उसके साथ साथ बहुत स्लिपरी होती है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसकी स्किन पे ढेर सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्किन जो है वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। ठीक है, और ये क्यों होती है म्यूकस ग्लैंड, बिकॉज इसको अपनी स्किन को वेट बनाए रखना है, सो दैट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहां से हो पाए। ठीक है, तो याद रखेंगे स्किन पे ढेर सारी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि स्किन को मॉइस्ट बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं कि कुछ जो लाइक अगर हम टोड की बात करें तो टोड के स्किन में पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लेकिन ये फ्रॉग में नहीं पाई जाती, एब्सेंट इन फ्रॉग। ठीक है, पॉइजन की जो ग्लैंड है वो फ्रॉग में नहीं पाई जाती, लेकिन टोड में ये पाई जाती हैं। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों राना टिग्रीना फ्रॉग की। ठीक है, राना टिग्रीना के अंदर तो नहीं होती हैं पॉइजन की ग्लैंड, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रॉग होते हैं जिनकी स्किन पे पॉइजन ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यह है गोल्डन डार्ट फ्रॉग। गोल्डन डार्ट फ्रॉग की स्किन पे अगर हम देखें बच्चों, तो इसकी स्किन पे पॉइजन की ग्लैंड पाई जाती हैं। अब मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में राना टिग्रीना दिया गया है, क्या राना टिग्रीना में
फ्रॉग में पॉइजन की ग्लैंड होगी, तो आप कहेंगे नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़े जहां पे लिखा हो फ्रॉग के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो उसमें आप पॉइजन ग्लैंड को लगा सकते हैं, अगर कोई और ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है तो, ठीक है। आप देखेंगे एक्सरसाइज में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे आपको बताया गया म्यूकस ग्लैंड्स एंड पॉइजनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फ्रॉग। तो वो बात सही है, क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑप्शंस में स्वेट ग्लैंड ऑप्शन में है, और स्वेट ग्लैंड कभी भी फ्रॉग के अंदर नहीं पाई जा सकती, बिकॉज स्वेट ग्लैंड्स मैमल्स के अंदर होती हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें बच्चों, तो आप कलर की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रॉग का जो कलर है वो डॉर्सल सरफेस पे अलग तरीके का होता है और वेंट्रल सरफेस पे अलग तरीके का होता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन आपके लिए। तो यहां पे अगर आप देखें तो डॉर्सल सरफेस पे बच्चों ऑलिव ग्रीन कलर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, पेज नंबर 116 पे मिलेगा। यहां पे आप देखिए इसकी जो डॉर्सल सरफेस है इसके ऊपर एक ऑलिव ग्रीन कलर मिलता है, लेकिन ये जो कलर है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, रेदर आप देख पा रहे हैं कुछ पैचेज इसकी बॉडी पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पैचेज यहां पे पाए जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन कलर कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन होता है। यही अगर हम इसके वेंट्रल सरफेस की बात करें, ये देखिए ये जो इसका वेंट्रल सरफेस आपको दिख रहा है, इसका बेली वाला रीजन जो दिख रहा है, ये जो वेंट्रल सरफेस है इस पे कलर है यूनिफॉर्मली पेल येलो। कैसा होगा, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर होता है, मतलब लाइट येलो कलर होता है, और कोई पैचेज यहां आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं यहां पे शेप की। देखिए शेप कैसा है, ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, यहां पे जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया गया, बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि शेप कैसा हो गया, इसका ट्रायंगुलर शेप हो गया। और यही कारण है बच्चों कि इसकी जो बॉडी है, दैट बॉडी इज वेल अडॉप्टेड फॉर जंपिंग या स्विमिंग के लिए हम कहें, या बरोइंग के लिए कहें, या जंपिंग को यहां पे हम बच्चों लीपिंग के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉग जो है वो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाता है और उसी को प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए वही यहां पे लिखा है, बॉडी इज वेल अडॉप्टेड फॉर बरोइंग, जंपिंग एंड स्विमिंग, और उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, लीपिंग, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, बॉडी के शेप की और बॉडी के कलर की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहां पे अब हम लोग बॉडी के पार्ट्स की बात करते हैं। तो फ्रॉग जो है उसकी बॉडी में दो मेन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो है वो हेड है और दूसरा पार्ट कौन सा है, ट्रंक वाला पार्ट होता है। यहीं पे आपको याद रखना है, फ्रॉग की बॉडी में नेक और टेल वाला पार्ट जो है वो एब्सेंट होता है, नेक नहीं पाई जाती और टेल भी नहीं पाई जाती, तभी तो इसको ऑर्डर कौन सा रखा था, एन्यूरा। एन्यूरा ऑर्डर का मतलब क्या था, विदाउट टेल एम्फीबियंस, ठीक है। तो टेल यहां पे क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। एक एक करके दोनों पार्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हेड वाले पार्ट की। हेड में अगर अपन देखें तो यहां पे फर्स्ट जो पार्ट हम ले रहे हैं वो कौन सा है, दैट इज माउथ, ठीक है। देखिए हेड में बोला गया कि एंटीरियर कॉनिकल पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, स्नाउट। ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, स्नाउट। एंटीरियर कॉनिकल पार्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्नाउट, ठीक है। अब देखिए माउथ की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि माउथ क्या होता है, माउथ इज व्हाट, एंड जो आगे की तरफ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, इसी को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। यहां पे बच्चों माउथ के अंदर अगर हम देखें, जो माउथ कैविटी वाला पार्ट होता है, वहां पे अगर हम देखें तो टंग भी मिलेगी और क्या मिलेगा, टीथ भी मिलेगा। लेकिन ये टंग और ये टीथ हमारे टंग और टीथ से काफी डिफरेंट हैं। अब देखिए यहां क्या लिखा है टंग के बारे में, टंग के बारे में लिखा है लॉन्ग होती है, बाइलोब्ड होती है, स्टिकी होती है और कैसी होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है। लॉन्ग है, बाइलोब्ड है, स्टिकी है और कैसी है बच्चों, फोल्डेड है। दैट मींस ये एक ऐसी टंग है जो कि कैप्चर ऑफ प्रे में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये टंग किसमें हेल्प करेगी, कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करेगी, इसी के जरिए ये अपने फूड को कैप्चर करने का काम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ टीथ की बात की गई, टीथ यहां पे बच्चों प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन केवल अपर जॉ में, क्योंकि लोअर जॉ में टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब जरा आप सोच के देखिए कि अगर लोअर जॉ में टीथ ना पाए जाएं, केवल अपर जॉ में टीथ पाए जाएं, तो क्या फ्रॉग किसी भी चीज को कट कर पाएगा, क्या किसी भी चीज को चबा पाएगा, मैस्टिकेट कर पाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो टीथ जो है वो केवल और केवल अपर जॉ में पाए जाते हैं, उसकी हेल्प से ये अपने प्रे को कैप्चर तो कर सकता है, बंद तो कर सकता है बक्कल कैविटी के अंदर, जो कि टंग के थ्रू कैप्चर किया गया, उसको टाइटली ये अपने माउथ को क्लोज कर लेता है ताकि वो प्रे बाहर ना जा पाए, लेकिन उस प्रे को इसको एज सच निगलना पड़ेगा, सॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दीज टीथ्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन कटिंग और मैस्टिकेटिंग ऑफ द फूड, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। टीथ्स आर देयर बट ओनली प्रेजेंट इन द अपर जॉ,
राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और पार्ट्स की बात करते हैं हेड वाले रीजन में। तो देखिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल होते हैं, 1 पेयर नॉस्ट्रिल, वैसे ही फ्रॉग के पास भी क्या होते हैं, 1 पेयर नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं, एयर इनके थ्रू अंदर जाती है और बाहर आएगी, ठीक है। तो ये तो हुई बात नॉस्ट्रिल की। यहाँ पे लिखा है ईयर ड्रम की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब एम्फीबिया पढ़ाया था, कि एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है और ईयर को रिप्रेजेंट किससे किया था, टिम्पैनम से। किससे रिप्रेजेंट किया गया था, टिम्पैनम से। तो यही चीज एनसीईआरटी में आपको बताई गई दोबारा से फ्रॉग में, कि टिम्पैनम जो है वही ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बच्चों, फ्रॉग में टिम्पैनम को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप देखिए आई के नीचे की तरफ ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज टिम्पैनम और ईयर ड्रम। इसी के थ्रू जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो डायरेक्टली ये रिसीव करेगा और फिर अंदर मिडिल ईयर में और मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर में पास ऑन करेगा, ठीक है। तो टिम्पैनम जो है वही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। लोकेशन टिम्पैनम की क्या होगी, आई के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक राउंड सर्कुलर एक स्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, टिम्पैनम, राइट। सो दिस वाज अबाउट टिम्पैनम पार्ट। नाउ आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आई की बात की गई बच्चों। फ्रॉग की जो आईज होती हैं ये प्रोट्रूडिंग आईज होती हैं, काफी बल्ज्ड आईज होती हैं। आपने अगर फ्रॉग को ध्यान से देखा हो तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि उसकी आंखें उभरी हुई होती हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग होती हैं, ठीक है। तो ये जो आईज हैं ये कैसी हैं, प्रोट्रूडिंग आईज हैं। उसके साथ साथ लिखते हैं कि 1 यूनिट, दैट मींस पोजेसिंग 1 यूनिट। अब अगर किसी आई के अंदर 1 यूनिट पाई जाए, दैट मींस यहां पे जो आई होगी वो कैसी होगी बच्चों, वो होगी सिंपल आई। कैसी होगी, सिंपल आई। क्योंकि मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में बताया था अगर ज्यादा यूनिट एक से पाई गई तो क्या कहेंगे, कंपाउंड आई। क्या कहा जाएगा, कंपाउंड आई। जैसे हमने कॉकरोच के अंदर देखा था कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, ठीक है। बट फ्रॉग के अंदर आईज कैसी हैं, सिंपल आईज पाई जाएंगी। अब बच्चों यहां पे जो आईज हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए आईलिड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। आईलिड्स पाई जाएंगी, अपर आईलिड भी है, लोअर आईलिड भी है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, अपर आईलिड जो है वो इमूवेबल होती है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। अपर आईलिड मूव नहीं कर सकती, ये कैसी होगी, इमूवेबल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर लोअर आईलिड की बात करें तो लोअर आईलिड बच्चों कैसी होती है, मूवेबल होती है, ये मूव कर सकती है। अच्छा, ये दो आईलिड्स के साथ साथ यहां पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट वन इज नोन एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, इट्स अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग ओवर द आई। आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जो कि मूवेबल होती है, और इसका काम क्या होता है, फ्रॉग की प्रोटेक्शन करना, फ्रॉग की आईज की प्रोटेक्शन करना जब ये वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिज्म ये वाटर के अंदर होगा तो इनकी आईबॉल की प्रोटेक्शन करने के लिए इनकी आईबॉल के बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे अंदर बच्चों अगर हम देखें तो ये वेस्टिजियल होती है। जैसे आप अगर देखें अपने आई में, यहां पे नोज के पास में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक रेड कलर का आपको स्पॉट सा नजर आएगा, कुछ ऐसा लगेगा एक मेम्ब्रेन सी सिमट गई है एक जगह पे। तो वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, नथिंग बट द वेस्टिजियल फॉर्म ऑफ दिस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे भी ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ये फुल्ली फंक्शनल होती है, प्रेजेंट होती है पूरी आई पे, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है ताकि ये प्रोटेक्शन कर सके इसकी आई की जब ये वाटर में होता है, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की। याद रखेंगे ट्रांसपेरेंट होती है, मूवेबल होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो हेड रीजन में पाए जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पे हेड रीजन में जो पाया जाता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड दैट वन इज वोकल सैक या रेजोनेटर ऑर्गन। वोकल सैक या रेजोनेटर ऑर्गन क्या होता है, इनके अगर हम बात करें थ्रोट वाले रीजन में, वहां पे बच्चों आप देख सकते हैं 1 पेयर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, 1 पेयर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी साउंड होती है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड आपने जरूर सुना होगा, स्पेशली रेनी सीजन्स में देखते हैं कि मेढक की टर टर करने की आवाज आती है और बहुत जोर से ये आवाज आती है, ठीक है। आप अपने घरों में होते हैं और मेढक कहीं दूर होता है और फिर भी उसकी जो टर टर करने की जो आवाज होती है वो आपको इजिली सुनाई पड़ती है। सो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है इनके अंदर, दैट वन इज व्हाट, रेजोनेटर ऑर्गन और वोकल सैक। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये जो वोकल सैक या रेजोनेटर ऑर्गन होता है ये केवल और केवल मेल फ्रॉग में पाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। वोकल सैक जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक साउंड है टर टर की, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है वो
केवल और केवल मेल फ्रॉग में पाया जाएगा। याद रखिए, इस कैरेक्टर को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रोड्यूस अ क्रॉकिंग साउंड। ये जो टर टर की साउंड में बोल रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉकिंग साउंड बोलेंगे। अच्छा, ये जो क्रॉकिंग साउंड होती है ये मेल फ्रॉग क्यों प्रोड्यूस करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग फॉर द मेटिंग पर्पज। इसीलिए ये जो आवाज है ये आपको ब्रीडिंग सीजन में, जो कि रेनी सीजन होता है, वहीं पे सुनने को मिलती है। ठीक है, तो वही देखिए लिखा हुआ है, प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड एंड इंक्रीजेस द पिच ऑफ क्रॉकिंग। उसकी पिच को और ज्यादा बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर मेटिंग इन ब्रीडिंग सीजन या रेनी सीजन में ये होती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रेजोनेटर ऑर्गन या वोकल सैक। याद रखिए, वन पेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, केवल और केवल कहां होगा, मेल फ्रॉग के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट वोकल सैक और रेजोनेटर ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, ट्रंक वाले पार्ट की बात करते हैं। ट्रंक जो हेड के बाद का बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। ट्रंक में मेनली हमें मॉर्फोलॉजी में क्या डिस्कस करना है, इसके लिम्स के बारे में। एज वी हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहां पे ये जो मेंबर है एम्फीबिया क्लास का मेंबर है और एम्फीबिया सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आती है। तो बच्चों फ्रॉग के अंदर टोटल लिम्स कितने होंगे, 4 लिम्स पाए जाएंगे। कितने लिम्स होंगे, 4 लिम्स पाए जाएंगे। तो यहां पे अगर देखें तो 2 तो 4 लिम्ब होते हैं और 2 कैसे होते हैं, हाइंड लिम्ब होते हैं। ठीक है, 2 आगे वाले और 2 कैसे हो गए, पीछे वाले। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 4 लिम्स की बात करते हैं। देखिए 4 लिम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और लेस मस्कुलर होते हैं इन कंपैरिजन टू द हाइंड लिम्ब। आप देख पा रहे हैं ये जो हाइंड लिम्ब है ये काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है और कैसा होता है, मस्कुलर होता है देन दैट ऑफ द 4 लिम्ब। 4 लिम्ब से ज्यादा बड़ा और ज्यादा मस्कुलर कौन होगा, हाइंड लिम्ब होगा। ठीक है, 4 लिम्ब की अगर हम बात करें बच्चों, तो 4 लिम्ब में टोटल डिजिट्स कितनी होती है। डिजिट का मतलब क्या था, फिंगर। मैंने आपको पहले भी बताया था डिजिट का मतलब क्या है, फिंगर। तो यहां पे देखिए, यहां पे टोटल डिजिट का नंबर कितना है, 4। कितने डिजिट्स पाई जाएंगी, 4 डिजिट्स पाई जाएंगी। 4 लिम्ब में 4 डिजिट रहेंगी। लेकिन अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें बच्चों, तो यहां पे डिजिट का नंबर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो जो पीछे वाले पैर हैं उनके अंदर 5 उंगलियां होती हैं, जबकि आगे वाले पैरों के अंदर 4 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब 4 लिम्ब में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है, उस फर्स्ट डिजिट में, मेल फ्रॉग की बात कर रहा हूं मैं, मेल फ्रॉग की फर्स्ट डिजिट के वेंट्रल सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूपिटल या कॉपुलेटरी या एम्पुल एक्सिलरी पैड। क्या कहेंगे, न्यूपिटल या कॉपुलेटरी या एम्पुल एक्सिलरी पैड। कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा वेंट्रल साइड ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ मेल फ्रॉग। ठीक है, 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट के वेंट्रल साइड में एक फूली हुई सी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है और वही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूपिटल पैड, कॉपुलेटरी पैड या एम्पुल एक्सिलरी पैड। कहां होगा, केवल और केवल मेल फ्रॉग के अंदर पाया जाएगा। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है आप यहां पे देख भी पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये आपको एक थोड़ा सा एक ब्रॉड फूला हुआ सा पार्ट नजर आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों न्यूपिटल पैड वाला, ये हेल्प करता है फीमेल बॉडी को ग्रैस्प करने में एट द टाइम ऑफ मेटिंग। मेटिंग के समय फीमेल की बॉडी को होल्ड करने में ये जो न्यूपिटल पैड है ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको देखिए लिखा है कॉपुलेटरी पैड, या यहां पे जो कॉपुलेशन है उसको एम्पुल एक्सिस भी बोलते हैं, इसीलिए एम्पुल एक्सिलरी पैड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां होगा, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट के वेंट्रल सरफेस पे ये पाया जाएगा। ठीक है, तो ये लोकेशन अच्छी तरीके से याद रखेंगे। नाउ यहां पे अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें बच्चों, तो हाइंड लिम्ब जो है वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड होने का मतलब क्या है, उंगलियों के बीच में ऐसे जाल पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं वेब पाए जा रहे हैं, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो वेब होते हैं बच्चों, ये इनको तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्विमिंग ये जो वेब्स होते हैं ये काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हाइंड लिम्ब की जो डिजिट्स होती हैं वो वेब्ड होती हैं, मतलब उनके बीच में इस तरीके के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिनको हम वेब कहते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। 4 लिम्ब में डिजिट कितनी होंगी, 4 डिजिट होंगी। हाइंड लिम्ब में कितनी होंगी, 5 डिजिट पाई जाएंगी। कौन ज्यादा बड़ा और मस्कुलर होगा, हाइंड लिम्ब होगा, 4 लिम्ब छोटा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कहां पे वेब पाए जाएंगे, हाइंड लिम्ब के अंदर वेब पाए जाएंगे फिंगर्स के बीच में, जबकि 4 लिम्ब में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि जो नॉपिटल पैड है या जो कॉपुलेटरी पैड है या एम्पुल एक्सिलरी पैड है, ये स्ट्रक्चर कहां होगा, ये 4 लिम्ब में पाया जाएगा। 4 लिम्ब में मेल के अंदर अगर हम देखें तो उसकी फर्स्ट फिंगर के वेंट्रल साइड में स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कि मेटिंग के समय फीमेल बॉडी को ग्रैस्प करने में, पकड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लिम्स। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉग के एनाटॉमी की, या इसी को हम कह सकते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ
फ्रॉग। इसमें बच्चों वन बाय वन हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए फ्रॉग जो है उसके अंदर कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं या कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। वन बाय वन करके देखते हैं कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको बताया गया 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या 3 तरीके का रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले आपका बताया गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ वी नो दैट कि जब भी कभी लिखा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसका मतलब गैसेस एक्सचेंज कहां से हो रहा है बच्चों? लंग्स से हो रहा है। लंग्स से जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दूसरा जो है वो है बक्कोफेरेंजियल या बक्कल कैविटी से होने वाला रेस्पिरेशन। यहां पे बच्चों क्या होता है, फ्रॉग की जो बक्कल कैविटी होती है यहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसकी वॉल में पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए जब एयर लंग्स के अंदर जा रही होती है मीनवाइल वो बक्कल कैविटी से होकर गुजरती है और उस समय यहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो कि बक्कल कैविटी से डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन और जो बक्कल कैविटी से होने वाला रेस्पिरेशन है ये दोनों ही केवल और केवल कहां काम करते हैं? ऑन लैंड। जब भी फ्रॉग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है, लैंड पे होता है, तभी केवल और केवल ये फंक्शनल होते हैं। ठीक है, जब भी फ्रॉग वाटर के अंदर होगा या मिट्टी के अंदर होगा तब ये स्ट्रक्चर्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन। और स्किन से होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो सारे ही हैबिटेट्स में फंक्शनल होता है। ठीक है, जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होने वाला रेस्पिरेशन है, ये केवल और केवल कहां है? लैंड पे जब फ्रॉग होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे होगा तभी ये फंक्शनल होगा। लेकिन स्किन जो है वो सब जगह पे, जब भी फ्रॉग किसी भी हैबिटेट में हो, हम कह सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, किसी भी तरीके के हैबिटेट में अगर फ्रॉग होगा तो स्किन जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फंक्शनल रहेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो हर प्रकार के हैबिटेट में फंक्शनल होता है? आंसर क्या हो जाएगा? स्किन या क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। चाहे फ्रॉग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो, चाहे फ्रॉग पानी के अंदर हो, चाहे वो हाइबरनेशन के टाइम मिट्टी के अंदर हो, हर कंडीशन में बच्चों स्किन एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फंक्शनल रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसी को थोड़ा सा अगर अपन मोल्ड कर दें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा हैबिटेट होता है जहां पे तीनों रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फंक्शनल होते हैं? आंसर हो जाएगा बच्चों लैंड या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जब फ्रॉग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है तब उसके लंग्स भी काम कर रहे होते हैं, उसकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी काम कर रही होती है और साथ ही उसके स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन सा ऐसा हैबिटेट है जहां पे सारे के सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फंक्शनल होते हैं, आंसर हो जाएगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्किन एक ऐसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो कि सारे के सारे हैबिटेट्स में फंक्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, 3 तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आइए इनको और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात की गई पल्मोनरी रेस्पिरेशन की। यहां पे बच्चों आपको परसेंटेज भी बताया गया है, लेकिन ये केवल और केवल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एप्लीकेबल है। जब फ्रॉग लैंड पे है उस समय अगर हम देखें तो लंग्स से कितना गैसेस एक्सचेंज होगा, कितने परसेंट गैसेस एक्सचेंज होगा? 56% गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के आगे वाले हिस्से में एक पेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं लंग्स से गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन याद रखिए फ्रॉग के अंदर रिब्स और डायफ्राम नहीं होता है, इसीलिए यहां पे बक्कल कैविटी के थ्रू फोर्सफुली एयर जो है उसको लंग्स में डाला जाता है और फिर वहीं से वो बाहर आ जाती है। और ऐसी ब्रीदिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। जब भी कभी लंग्स में फोर्सफुली एयर को अंदर डाला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ठीक है, तो याद रखिए फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग पाई जाती है जहां पे एयर जो है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से फोर्सफुली लंग्स के अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो यहां पे लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में केवल ये फंक्शनल होंगे और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी कितना परसेंट? केवल 56% काम जो है वो लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है, आगे अगर देखें तो दूसरा है हमारे पास क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। अगेन परसेंटेज आपको दिया गया, तो जब
फ्रॉग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा तो 35% गैसेस एक्सचेंज कहां से होगा, ये होगा स्किन के थ्रू, ठीक है। और स्किन के थ्रू होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था स्किन जो है वो वेट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स वहां पे पाई जाती हैं जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर आते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन पे। तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताया गया कि ये जो है 9% होता है, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन केवल और केवल 9% होता है जब एयर लंग्स में जा रही थी बक्कोफेरेंजियल कैविटी से। इन द मीनवाइल जो एयर बक्कोफेरेंजियल कैविटी में प्रेजेंट है वहीं से डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज हो गया, 9% के आसपास गैसेस एक्सचेंज होता है और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल या बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कहां पे कैसे कैसे रेस्पिरेटरी जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। यही चीज यहां पे दोबारा आपको बताएगी, स्किन जो है वो एस्टिवेशन के टाइम पे, हाइबरनेशन के टाइम पे या वाटर में, हर कंडीशन में एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फंक्शनल रहेगा। लेकिन जो लंग्स हैं, जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, ये केवल और केवल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे फंक्शनल रहते हैं। एक ब्यूटीफुल एनिमेशन आपके लिए यहां पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये बक्कल कैविटी से फोर्सफुली एयर को लंग्स के अंदर डाल रहा है और ऐसी ही ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है। सो ये था सब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई और दूसरा क्या हो गया, इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें सैलिवरी ग्लैंड नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहां पे कोई भी सैलिवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती, ठीक है। लिवर होगा, पैनक्रियाज होगा, लेकिन सैलिवरी ग्लैंड क्या होगी, एब्सेंट होगी, नहीं पाई जाएगी, ठीक है। So this point is very important. No salivary glands are present in frog. ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल होता है और कार्निवोरस एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि फ्रॉग जो है वो चूंकि कार्निवोरस है इस वजह से इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, छोटी है। लेकिन इसका जो लार्वा है, जो इसका टैडपोल लार्वा है, ये हर्बीवोरस होता है, इस वजह से इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए टैडपोल लार्वा की एलिमेंट्री कैनाल लंबी होगी, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी। कारण क्या है, फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल है और टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स की, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहां पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से। मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर टंग और टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो टंग होती है वो मैंने आपको बताया बाइफिड है, लोब्ड होती है, फोल्डेड होती है, तो उससे ये कैप्चर ऑफ फूड करता है, फूड को अपने टंग से कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद बच्चों फूड जो है वो कहां आएगा, ओरल कैविटी में आएगा। देखिए यहां पे रूट बताया गया आपको किस तरीके से फूड आगे पास ऑन होगा इस एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले माउथ में जो टंग थी उससे फूड को कैप्चर किया गया, वहां से उसको कहां लाया गया, ओरल कैविटी में। अब ओरल कैविटी में क्या होगा, ओरल कैविटी में चूंकि टीथ केवल अपर जॉ में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब जो फूड आया है उसको कट नहीं किया जाएगा, उसको मैस्टिकेट नहीं किया जाएगा, एज सच उसको सॉलो कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ याद रखिए ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स की कोई ओपनिंग नहीं है क्योंकि यहां सैलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी हेल्प से फूड को अंदर की तरफ सॉलो कर लिया जाता है। यहां से ये फूड पहुंचेगा फेरिंक्स में, फेरिंक्स से पहुंचेगा बच्चों ईसोफेगस में, जो कि अगेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ईसोफेगस है यहां से फूड को आगे स्टमक वाले पार्ट में लाया जाएगा, ठीक है। अब अगर स्टमक की अपन बात करें तो इसका जो स्टमक है यहां पे एचसीएल को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स पाई जाती हैं, साथ ही कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करने वाली सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे पेप्सिनोजन को निकालने वाली सेल यहां पे पाई जाएगी। पेप्सिनोजन आपको पता है एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, एचसीएल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और पेप्सिन एक एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उस कंपोनेंट का डाइजेशन शुरू करेगा, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया स्टमक में, किसकी हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से। और पेप्सिन को पेप्सिनोजन से पेप्सिन में किसने कन्वर्ट किया, एचसीएल ने किया, ठीक है। तो यहां पे ईसोफेगस के बाद कहां आया, है स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद बच्चों ये इंटेस्टाइन आएगा, इंटेस्टाइन में इसका फर्दर डाइजेशन होगा और फिर यहां से ये रेक्टम में चला जाएगा, जो फिकल मैटर है वो रेक्टम में चला जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा रेक्टम के अंदर। और फिर आगे देखें तो ये यहां से कहां जाएगा, क्लोएका में आ जाएगा और क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे फूड
रूट होता है इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसकी जो मैकेनिज्म है डाइजेशन की वो कैसी होती है। तो यहां पे आपको डाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा गया, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। जो स्टमक की वॉल है वहां से जो गैस्ट्रिक जूस निकला जिसके अंदर पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम था उसको HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया और फिर उस पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू किया। तो यहां से डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, फिर लिखता है काइम partially digested food is passed from the stomach to the duodenum. We know that कि जो partially digested gastric juice से मिला हुआ फूड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कहते हैं काइम। ठीक है, अब ये जो काइम है वो स्टमक से निकल के कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, और उसको क्या कहेंगे, डिओडेनम। क्या कहेंगे, डिओडेनम। ठीक है, तो स्टमक से निकल के ये कहां चला गया, डिओडेनम में चला गया। अब डिओडेनम में क्या होगा, डिओडेनम में अगर हम देखें तो वहां पे जो लिवर है उसने जो बाइल बनाया था वो बाइल वहां पे आएगा, उसके साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स भी इंटेस्टाइन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, डिओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहां पे जो जूस आ रहा है पैनक्रियाज का और जो बाइल आ रहा है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहां आ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेस्टाइन में क्या पहुंच गया, बाइल पहुंच गया। बाइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है डाइजेशन के लिए। बाइल में कोई एंजाइम तो नहीं होते बच्चों, लेकिन बाइल फूड के स्पेशली फैट के इमल्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है कि बाइल इमल्सिफाइज द फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहां हुआ था, स्टमक में स्टार्ट हुआ था। काइम वहां से कहां पहुंचा, इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, जहां पे उसको कौन मिला, बाइल मिला और पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स मिले। बाइल ने फैट को इमल्सिफाई कर दिया, पैनक्रियाटिक जूस ने फूड में जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, जो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है उसके साथ साथ जो प्रोटीन था उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने यहां पे देखा। आगे अगर हम देखें बच्चों तो लिखते हैं फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर सारा का सारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फाइनल डाइजेशन भी यहीं पे हो रहा है और उसके साथ साथ जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब भी कहां किया जा रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो फीकल मैटर बचा हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, वो इंटेस्टाइन्स के आगे वाले पार्ट में, रेक्टम वाले पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए लिखा है, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू द क्लोएका, जो कि एक कॉमन ओपनिंग होती है फिशेस के लिए, यूरिन के लिए और गैमेट्स के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहां से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब कहां चला जाएगा, क्लोएका के अंदर चला जाएगा और क्लोएकल ओपनिंग के थ्रू यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये रेक्टम में जाता है तो रेक्टम में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, रेक्टल पैपिलेज होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पे कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पे डाइजेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। डाइजेशन जो कि स्टमक से स्टार्ट हुआ था, स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, फिर वो इंटेस्टाइन में गया फूड, काइम जो है वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में उसको बाइल मिला, बाइल के साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस मिला, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स थे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ा और उसके साथ साथ सारा का सारा जो डाइजेशन है वो वहीं पे इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो आगे रेक्टम में पास ऑन कर दिया गया, रेक्टम से क्लोएका में चला गया और क्लोएका से क्लोएकल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ गया। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉग, राइट। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है फ्रॉग की बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपको बताया गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आप सबको पता होगा, लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये चीजों के ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको समझाई जा रही है। चाहे डाइजेस्टेड फूड हो, चाहे गैसेस हो, हार्मोन्स हो, इन सभी को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, बात करते हैं इसके हार्ट की। तो मैंने आपको बताया था बच्चों एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे किस तरीके का हार्ट पाया जाएगा। लिखते हैं मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक होता है, उसके साथ साथ
3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और एक क्या होगा, वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए हार्ट बीट के बारे में मेंशन किया गया, तो ये आप याद रख सकते हैं कि 64 बीट्स पर मिनट की हार्ट बीट यहां पे होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो हार्ट है ये मायोजेनिक होता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉग का हार्ट कैसा होगा, मायोजेनिक होगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तो लिखते हैं क्लोज्ड और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहां पे पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जा रहा है, तो ब्लड वेसल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है, क्लोज है। और चूंकि वेंट्रिकल एक ही है, मतलब वेंट्रिकल में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं यहां पे हार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, किस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखिए ये एक डॉर्सल व्यू में आपको हार्ट दिखाया गया है। पहले हम डॉर्सल व्यू डिस्कस करेंगे, फिर वेंट्रल व्यू की बात करेंगे। ठीक है, देखिए डॉर्सल व्यू में आपको दिखाया गया ये लेफ्ट ऑरिकल है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑरिकल को, तो ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये क्या है, राइट ऑरिकल। ठीक है, एक लेफ्ट ऑरिकल एक राइट ऑरिकल, बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यहां पे पाया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखें तो नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल मिलता है। यहां पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज व्हाट, वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। इस तरीके से 3 चैम्बर वाला ये हार्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों फ्रॉग के हार्ट में 2 एडिशनल चैम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला एडिशनल चैम्बर है साइनस वेनोसस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 एडिशनल चैम्बर देखने को मिलेंगे, एक है साइनस वेनोसस, इसी को हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये हार्ट के पेसमेकर की तरह, या जो हमारा एसए नोड होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, उसकी तरह ये काम करता है। दैट मींस हार्ट बीट को जनरेट करने का काम कौन कर रहा है, यहां पे पेसमेकर की तरह काम कौन कर रहा है, यहां पे वो है साइनस वेनोसस। इट इज एन एडिशनल चैम्बर, ये एक एडिशनल चैम्बर होता है जो कि हार्ट की डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा, डॉर्सल सरफेस पे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये हमारी बॉडी, एक हार्ट है फ्रॉग का, और मैंने क्या किया, एक कॉलेज वाला बैग जो है, बैकपैक, वो अपने पीठ पे टांग लिया। तो वो जो बैकपैक है वो एक एडिशनल चैम्बर की तरह मेरे पीठ पे जुड़ा हुआ है। दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं था, वो केवल पीछे की तरफ यहां पे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो एक एडिशनल चैम्बर की तरह काम करेगा और उसी को यहां क्या कहेंगे, साइनस वेनोसस। ठीक है, तो एक बैकपैक मैंने पीछे की तरफ डाला, वो क्या हो गया, साइनस वेनोसस। अब एक और बैकपैक लिया, उसको मैंने आगे की तरफ लटका लिया। ठीक है, बीच में मेरी बॉडी है जो कि हार्ट है, पीछे एक बैग टंगा हुआ है, वो क्या है, साइनस वेनोसस, और एक और बैग मैंने आगे की तरफ टांग लिया वेंट्रल सरफेस पे, वो क्या हो गया, ट्रंकस आर्टरियोसस। क्या हो गया, ट्रंकस आर्टरियोसस। तो 2 एडिशनल चैम्बर्स यहां पे आपको मिलेंगे, एक है साइनस वेनोसस और एक क्या हो जाएगा, ट्रंकस आर्टरियोसस। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसस इस डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। अभी मैं वेंट्रल सरफेस का डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो वहां पे ट्रंकस आर्टरियोसस दिखेगा। फिलहाल आपको यह समझना है कि 2 एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, एक है साइनस वेनोसस जो कि पेसमेकर की तरह काम करता है, और एक होता है ट्रंकस आर्टरियोसस। ठीक है, 3 मेन चैम्बर्स और 2 एडिशनल चैम्बर्स फ्रॉग के हार्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, अब वेसल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा है लेफ्ट प्रीकैवल और राइट प्रीकैवल। क्या है, लेफ्ट प्रीकैवल और क्या है, राइट प्रीकैवल। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट प्रीकैवल जो है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो वेना केवाज होती हैं, उस तरीके से यहां पे लेफ्ट और राइट प्रीकैवल पाई जाती हैं। ठीक है, वेना केवा का काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होती है, उसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आया उसको राइट ऑरिकल में डाल देना। उसी तरीके से यहां पे जो लेफ्ट प्रीकैवल है और जो राइट प्रीकैवल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनके अंदर आएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कहां जाएगा, साइनस वेनोसस में जाएगा, और फिर साइनस वेनोसस जो है वो राइट ऑरिकल में ओपन होगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि कैसे ब्लड इसके अंदर कलेक्ट किया जा रहा है। पूरी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब पहले कहां आएगा, प्रीकैवल में आएगा। प्रीकैवल में आने के बाद फिर वो कहां जाएगा, साइनस वेनोसस में जाएगा, और साइनस वेनोसस से कहां जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। इसीलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं, लिखते हैं साइनस वेनोसस ज्वाइन राइट ऑरिकल। किसको ज्वाइन करता है, राइट ऑरिकल को। मतलब साइनस वेनोसस की ओपनिंग कहां होती है, राइट ऑरिकल के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके हार्ट में भी सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कलेक्ट हो गया, राइट ऑरिकल में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, डॉर्सल सरफेस की। अब बात करते हैं इसके वेंट्रल व्यू की। ठीक है, देखिए ये वेंट्रल व्यू है हार्ट का। इसमें आप देखें तो बहुत क्लियरली एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस आर्टरियोसस। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस आर्टरियोसस। तो ये 2 एडिशनल चैम्बर है, एक है साइनस वेनोसस, एक ये एडिशनल चैम्बर है साइनस वेनोसस, और दूसरा ये एडिशनल चैम्बर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रंकस आर्टरियोसस। ये कहां प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पे। ये कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है,
है कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये बहुत क्लियरली आपको वेंट्रिकल दिख रहा है और ये एओर्टिक ट्रंक्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था सर्कुलेशन में कि सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ चुका था। ठीक है, अब जो लेफ्ट ऑरिकल है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां से आएगा? लंग्स से आएगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से आएगा, स्किन से आएगा, जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे भी गैसेस एक्सचेंज हुआ था वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, अब ये जो राइट ऑरिकल है और जो लेफ्ट ऑरिकल है ये सारे के सारे कहां ओपन हो जाएंगे? ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे वेंट्रिकल में। और जब ये वेंट्रिकल में ओपन होंगे बच्चे तो यहां पे ब्लड की हो जाएगी मिक्सिंग, ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मिक्स ब्लड है वो इस वेंट्रिकल से, ये जो मिक्स ब्लड है यहां पे वो इस वेंट्रिकल से इसके अंदर जाएगा। कहां जाएगा? ट्रंकस आर्टरियोसिस के अंदर जाएगा। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंफ्यूजन होता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ट्रंकस आर्टरियोसिस वेंट्रिकल में नहीं ओपन होता, वेंट्रिकल ट्रंकस आर्टरियोसिस में ओपन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है ये वेंट्रिकल में नहीं ओपन होता। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ट्रंकस आर्टरियोसिस वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, रादर क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल कहां ओपन हो रहा है? ट्रंकस आर्टरियोसिस में। दोनों बातों में अंतर क्या है? अगर मैंने ये बोला कि ट्रंकस आर्टरियोसिस वेंट्रिकल में ओपन होगा तो आपको क्या लगेगा? ब्लड ट्रंकस आर्टरियोसिस से वेंट्रिकल में आ रहा है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है? वेंट्रिकल ट्रंकस आर्टरियोसिस में ओपन होगा, क्योंकि जो वेंट्रिकल का मिक्स ब्लड है ये ट्रंकस आर्टरियोसिस में जाएगा। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। दोनों ने अपना ब्लड कहां डाला? वेंट्रिकल में डाला। चूंकि वेंट्रिकल में बीच में कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं था इसलिए सारा का सारा ब्लड क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब ये मिक्स ब्लड, ये जो मिक्स ब्लड है ये कहां जाएगा? ट्रंकस आर्टरियोसिस में। और ट्रंकस आर्टरियोसिस इनकी एरोटिक ट्रंक की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड को फैला देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि फ्रॉग की बॉडी में यहां से जो भी ब्लड निकलेगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा, ये सब कैसा होगा बच्चे? मिक्स ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? मिक्स ब्लड। क्यों? क्योंकि ये यहां से कैसा ब्लड लेके आया? मिक्स ब्लड लेके आया। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो सब कैसा हो रहा है? मिक्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेशन पाथवे। वो भी मैंने आपको बताया ब्लड कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। ठीक है, नाउ आगे अगर हम देखें तो बात करते हैं इसके ब्लड की। ब्लड में अगर देखें बच्चों तो 3 तरीके की ब्लड की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं? आरबीसी है। आरबीसी के बारे में क्या लिखा गया? ये न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये बात तो मैंने आपको एम्फीबिया में भी बताया था कि यहाँ पे आरबीसी कैसी है? न्यूक्लिएटेड है। मैमल्स में ये न्यूक्लिएटेड थी, बाकी हमने एम्फीबिया की बात करें या हम रेप्टिलिया की बात करें या एप्स की बात करें, सब जगह आरबीसी कैसी थी? न्यूक्लिएटेड थी। ठीक है, न्यूक्लिएटेड है, बाइकॉन्वेक्स है, ओवल है और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये एचबी कंटेन करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो इनके ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए लिखा था बच्चों कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे भी रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइट्स यहां पे होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। याद रखिए ओरिजिनल प्लेटलेट्स इनके अंदर नहीं पाई जाती। ऑल्दो एनसीईआरटी लिखा है प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट, दे आर प्लेटलेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनल प्लेटलेट जो है वो इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि प्लेटलेट जो ओरिजिनल होती है वो बनती है मेगा कैरियोसाइट सेल्स से और इनके अंदर बनने वाली प्लेटलेट्स के ओरिजिन मेगा कैरियोसाइट सेल्स से नहीं होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे प्लेटलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा है, तो इसको हमने बोला क्या? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। ठीक है, बट दीज आर नॉट रियल या ट्रू प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके आगे देखिए बच्चों, तो हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन की। अब देखिए पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, फिर मैं आपको टाइप ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन समझाऊंगा। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन की बात करिए उससे पहले मैं आपको नॉर्मल सर्कुलेशन समझाता हूं क्या होता है। देखिए ये एक ऑर्गन है। ठीक है, ये एक ऑर्गन है और ये हमारे पास यहां पे मान लीजिए हार्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है? ये हमारे पास एक ऑर्गन है। ठीक है, ये ऑर्गन है और ये क्या हो गया? हार्ट हो गया। नॉर्मल सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हार्ट जो है वो इस ऑर्गन को ब्लड देता है। हार्ट से ब्लड पंप होता है और ये कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि कहां पहुंच जाता है? एक ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। ऑर्गन उसके ऑक्सीजन को, उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हार्ट के पास पहुंच जाता है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो बात हुई ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन की बात मैं कर रहा हूं।
नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकल के कहां जाता है, ऑर्गन के पास जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑर्गन जो है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, उनको यूज करता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे देता है, हार्ट को वापस कर देता है। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होगा, ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए पोर्टल सर्कुलेशन में यहां पे मैंने देखा एक ये ऑर्गन है, ठीक है, ये हो गया ऑर्गन 1 मान लिया मैंने, ठीक है, और एक और मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये एक और ऑर्गन है और दिस वन इज ऑर्गन 2, ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हार्ट हो गया ऑर्गन 1 ऑर्गन 2। अब देखिएगा यहां पे क्या होगा, यहां पे नॉर्मली जैसे कि इस ऑर्गन को दे रहा था उसी तरीके से हार्ट ने ब्लड दिया इस ऑर्गन को, ये कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब कायदे से होना क्या चाहिए था कि ये ऑर्गन इसको वापस कर देता ब्लड, ऑक्सीजन को यूज करने के बाद, न्यूट्रिएंट को यूज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको इस ऑर्गन को वापस कर देना चाहिए था, बट इस ऑर्गन ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने एक और सर्कुलेशन यहां पे डेवलप किया, इसने इस ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको दे दिया, एक और ऑर्गन को। कैसा ब्लड दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक और ऑर्गन को दे दिया। अब इस ऑर्गन के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब इसने इसको कहां दिया, हार्ट को दिया, ठीक है, और ये भी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जब डायरेक्ट हार्ट से एक ऑर्गन को ब्लड आए और ऑर्गन उसको वापस कर दे तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, नॉर्मल सर्कुलेशन। लेकिन जब ऐसा हो कि हार्ट से ब्लड एक ऑर्गन को गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने वापस नहीं किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बल्कि क्या किया, एक और ऑर्गन को जो इंटरमीडिएट ऑर्गन है उसको उसने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास चला गया। तो जब ऐसा सिस्टम बनता है तो इसे क्या कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉग के अंदर कौन कौन से तरीके का पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। सबसे पहले आपको बताया गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, यहां पे स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। अब देखिए क्या होगा, यहां पे जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो गया आपका, ऑर्गन 1 हो गया। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इंटेस्टाइन क्या हो गया, ऑर्गन 1, और यहां पे ऑर्गन 2 की तरह काम कौन कर रहा है, ऑर्गन 2 की तरह काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है लिवर। ठीक है, अब इंटरमीडिएट ऑर्गन कौन सा हो गया, लिवर हो गया। ठीक है, इसलिए नाम क्या दिया गया, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे जो हार्ट ने ब्लड इंटेस्टाइन को दिया था वो पहले कहां चला गया, लिवर में चला गया और फिर लिवर से वापस कहां गया, हार्ट के पास गया। मतलब इस तरीके का एक सर्कुलेशन पाथवे यहां पे बना, इसलिए इसको क्या बोला हमने, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा। उसके साथ साथ एक रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, वो भी यहां पे पाया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहां पे आप देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑर्गन 1, और जो ऑर्गन 2 है वो क्या हो गया, यहां पे ऑर्गन 2 जो है वो हो गया किडनी। दैट मींस हार्ट ने डायरेक्टली ब्लड किसको दिया, लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स को दिया, और वहां से ब्लड वापस हार्ट के पास ना जाके पहले कहां जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है, और फिर वहां से कहां जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने आपको बताया इस तरीके का एक जो पोर्टल सर्कुलेशन है वैसा एक पाथवे यहां पे बनेगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, पोर्टल सर्कुलेशन की। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा पोर्टल सर्कुलेशन और नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, और यहां पे क्यों इनको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि यहां पे आप देखिए, यहां पे ऊपर वाले सिस्टम में अगर हम देखें तो यहां पे लिवर इन्वॉल्व है इसलिए इसको हिपैटिक नाम दिया गया, और यहां पे किडनी इन्वॉल्व है इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, रीनल। जो इंटरमीडिएट ऑर्गन इन्वॉल्व है उसी के बेसिस पे नाम इसको दे दिया गया। ठीक है, तो ये हुई बात पोर्टल सर्कुलेशन की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिम्फ की। तो यहां पे लिम्फ के लिए अगर देखें तो लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। हम सबको पता है लिम्फ और ब्लड में काफी डिफरेंसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर देखें तो आरबीसी और जो बड़ी प्रोटीन्स होती है वो नहीं पाई जाती हैं, तो कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी यहां पे नहीं पाई जाती। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ भी होगा, लिम्फ चैनल्स मतलब लिम्फ की जो वेसल्स हैं वो भी पाई जाएंगी, साथ साथ में जो लिम्फ नोड हैं वो भी यहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी यहां पे पाया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मैंने आपको बताया हार्ट कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है पोर्टल सर्कुलेशन का, उसके साथ साथ ब्लड और लिम्फ को भी डिस्कस किया। ठीक है, सो दैट इज इनफ। आप अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को यहां पे पढ़िए, बहुत धीरे धीरे लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में आप देखिए यहां पे 3 तरीके का नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। कौन कौन सा है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हमारे अंदर जो 3 कंपोनेंट्स है वही 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। आगे अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमने पढ़ा हुआ है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये क्रेनियम में बंद होता है। क्यों क्रेनियम में बंद होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्रेनियाटा ग्रुप के अंदर आता है। याद करिए जो मैंने कॉर्डेटा का डिवीजन आपको पढ़ाया था वहां क्या बताया था, एक क्रेनियाटा और क्रेनियाटा। क्रेनियाटा के अंदर क्या आता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो सभी एनिमल्स जो कि क्रेनियाटा के अंदर आते हैं उनके पास क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स पाया जाता है। तो यहां पे भी जो नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है वो एक ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर बंद रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ एक फ्लो चार्ट आपको बताया गया कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सीएनएस जो है बच्चों, सीएनएस में ब्रेन होगा और क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यहाँ पे पाया जाएगा। जैसे हमने हमारे अंदर पढ़ा वैसे यहाँ पे भी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन 3 पार्ट पाए जाते हैं। फोर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे भी बच्चों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कार्पस कैलोसम वो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि याद करिए मैंने बताया था कि कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना एक मैमिलियन कैरेक्टर होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे पाए जाएंगे, अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन यहाँ पे पाया जाएगा, ऑप्टिक लोब होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिक लोब की संख्या होगी 2। ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना बनता है, यहाँ होगा बच्चों कार्पोरा बाइजमाइना, 2 ही ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन की बात करें, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग है, यहाँ पे पॉन्स वाला रीजन नहीं पाया जाएगा। पॉन्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में क्या एब्सेंट है, पॉन्स एब्सेंट है। मिड ब्रेन में हमने देखा 2 ही ऑप्टिक लोब पाए जा रहे हैं, और फोर ब्रेन में हमने क्या देखा, कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट्स ब्रेन पार्ट। ठीक है, याद रखिए ब्रेन क्रेनियम के अंदर बंद होता है। ठीक है, आगे देखें, बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग नर्व्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी नर्व्स यहाँ पे पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी हो जाएंगी, 10 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स भी कितनी है, 10 पेयर्स। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली राना टिग्रीना की बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी होंगी, 9 पेयर्स। इन जनरल अगर एम्फीबिया या फ्रॉग टोड की बात की जाती है तो हम 10 पेयर्स लगाएंगे। स्पेशली अगर मेंशन किया गया राना टिग्रीना में स्पाइनल नर्व्स कितनी होंगी, आंसर विल बी 9 पेयर्स। क्या होगा, 9 पेयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। 2 तरीके का है, एक सिंपैथेटिक और एक क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के बारे में क्या लिखा, इंक्रीज करता है रेट ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गन्स, और दूसरा वाला नॉर्मलाइज करेगा, जो इसने रेट को बढ़ा दिया उसको घटा के क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। ऑर्गन टच के लिए क्या होगा, सेंसरी पैपिलेस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, और क्या होगा, ऑर्गन ऑफ स्मेल क्या होगा, नेजल एपिथेलियम होगा। ठीक है, तो ये सब ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, दे आर जस्ट द क्लस्टर ऑफ सेल्स, राइट। वेल डेवलप 2 ही सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एक है विजन का ऑर्गन आई और दूसरा हियरिंग के लिए ईयर। ठीक है, तो विजन के लिए मैंने बताया सिंगल यूनिट वाली सिंपल आई यहाँ पे पाई जाएगी, प्रोट्रूडिंग बल्ज्ड आई होती है। ठीक है, कौन सी आईलिड थी जो इमूवेबल थी, अपर आईलिड। ठीक है, अपर आईलिड इमूवेबल होती है, लोअर आईलिड मूवेबल होती है। ठीक है, आगे देखिए हियरिंग के लिए मैंने बताया टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, टिम्पैनम व्हिच वाज रिप्रेजेंटिंग द ईयर ड्रम होता है, भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ईयर और आई ये तो वेल डेवलप होते हैं, बाकी सारे सेल एग्रीगेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखिए लिखा है, आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड रेस्ट ऑल सेलुलर एग्रीगेशंस। ठीक है, तो ये सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं। वेल डेवलप केवल कौन है, ईयर और आई। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेंस ऑर्गन्स। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों किडनी पाई जाएगी, वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं। किडनीज पाई जाती हैं, 1 पेयर किडनीज होती हैं, मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स, मेडुला और पिरामिड्स, जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं वो यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फ्रॉग की किडनी में कितने मेडुलरी पिरामिड पाए जाएंगे, आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि मेडुलरी पिरामिड्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैप नहीं होने का, याद रखेंगे कि पिरामिड्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, इसलिए 0 नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया गया आपको कि ये जो किडनीज होती हैं ये टैडपोल लार्वा में हिमोपोइटिक ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। दैट मींस साइट फॉर द ब्लड फॉर्मेशन की तरह भी काम करेंगे, लेकिन किसके अंदर, केवल और केवल टैडपोल लार्वा के अंदर ये ऐसा काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर किडनी में केवल और केवल
2000 यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे केवल और केवल 2000 नेफ्रॉन्स हर किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। और यही वो जगह है जहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से दिस इज व्हाट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो कहते हैं द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द फ्रॉग इज यूरिया या यूरियोटैलिक। ये बात मैंने आपको एम्फीबिया में भी बताई थी कि जो फ्रॉग है वो यूरियोटैलिक होता है, लेकिन अगर टैडपोल लार्वा की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, अमोनोटैलिक, क्योंकि इसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, अमोनिया, ठीक है, क्योंकि वो वाटर में रहता है। स्पाइसेस की जैसी बॉडी होती है, वाटर में रहेगा, ज्यादा वाटर अवेलेबल है तो अमोनिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हमें पता है अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक और उसको रिमूवल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बताया। अब देखिए स्ट्रक्चर के बारे में आपको दिखाया गया है, किडनी है, उसके साथ ये यूरेटर यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों लिखा, मेल का स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसा लिखा गया है। मेल में बच्चों जो यूरेटर है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है, मतलब स्पर्म्स भी इसी से आएंगे और जो यूरिन है वो भी इसी से बाहर आएगी, ठीक है। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है। नाउ रिमेंबर पोजीशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड को देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली हमें हमारे बॉडी का सिस्टम याद रहता है और हमारी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर एक कैप की तरह पाई जाती है, लेकिन यहां पे आप देखिए पोजीशन एड्रेनल ग्लैंड की अलग है। यहां पे पोजीशन इस तरीके से ना कि ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। अगर ये इस तरीके का आपको डायग्राम देके लेबलिंग पूछी जाए तो याद रखेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज व्हाट एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो स्पेशल अटेंशन देंगे इसको, याद रखेंगे एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन डिफरेंट होती है जैसा कि हमने ह्यूमन में देखा है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है और ये सब एक कॉमन क्लोएकल ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहां पे सबसे पहले बात की जा रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो ये हमें 1 पेयर टेस्टिस मिलते हैं जो कि किडनी के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे जो टेस्टिस है, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, किडनी के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये बच्चों स्ट्रक्चरली भी अटैच होते हैं, साथ ही फंक्शनली भी अटैच होते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनिकेशन इज फाउंड बिटवीन रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मेल फ्रॉग। क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, टेस्टिस, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, किडनी, तो ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चरली कैसे जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए ये किडनी है और ये क्या है, टेस्टिस है, तो इन दोनों को मैंने एक टेप लिया और आपस में बांध दिया, तो यहां पे टेप की तरह क्या है, मेसोर्चियम या डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। एक लेयर ऑफ पेरिटोनियम है जिससे इस टेस्टिस को इस किडनी के साथ बांध के रखा गया है, अटैच करके रखा गया है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अटैचमेंट। फंक्शनल अटैचमेंट क्यों बोला बच्चों, क्योंकि टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए वो इन डक्ट्स के थ्रू, आप देख पा रहे हैं यहां वासा एफरेंसिया नाम की ट्यूब्स होती हैं, इनसे ये जो स्पर्म्स हैं वो किडनी के अंदर जाते हैं। इस बात को समझिए, जो स्पर्म्स हैं वो बनेंगे तो टेस्टिस में, लेकिन वो वासा एफरेंसिया के थ्रू कहां पहुंचेंगे, किडनी के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए बोला गया स्ट्रक्चरल अटैचमेंट भी है और फंक्शनल अटैचमेंट भी होता है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। देखिए ये टेस्टिस है, इसके ऊपर फैट बॉडीज पाई जाती हैं, फैट बॉडीज में फैट स्टोर रहता है, ठीक है। यहां पे आप देखिए तो बताया गया बिडर्स कैनाल है जो कि किडनी के अंदर पाई जाती है। उसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा और एलॉबरेट करके यहां आपके लिए दिखाया है। ये टेस्टिस है, यहां से वासा एफरेंसिया, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये यहां पे पाई जाती हैं, और इसके अंदर ये जो मैंने ब्लू कलर की कैनाल दिखाई है, नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैनाल इज नोन एज व्हाट, बिडर्स कैनाल। तो इसी कैनाल को बच्चों हम क्या कहते हैं, बिडर्स कैनाल कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां होगी ये, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो भी स्पर्म है वो टेस्टिस में बना, वहां से वासा एफरेंसिया में आया, वहां से कहां आया, बिडर्स कैनाल में आया, और फिर जो इसके अंदर की डक्ट्स हैं उनके थ्रू होते हुए, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट से कहां आएगा, यहां से क्लोएका में, और क्लोएका से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये हमने देखा कैसे इसका जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे जो टेस्टिस हैं दे आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली अटैच्ड टू द किडनी, ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रॉग है उसके अंदर स्पर्म का रूट क्या होगा, ठीक है। स्पर्म किस तरीके से कहां से निकल के कहां पे जाएगा, उसके रूट से क्वेश्चन 2017 नीट में पूछा गया था। तो उसी के लिए देखिए आपको मैं रूट या पैसेज जो है स्पर्म का उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, आप देख भी सकते हैं यहां पे आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ किया मैंने। ये टेस्टिस है, यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, यहां से कहां जाएगा, ये वासा एफरेंसिया में जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया से बच्चों ये रेड कलर का जो बॉक्स है
दिस इज व्हाट किडनी, तो यहां से कहां एंटर करेगा, किडनी में एंटर करेगा। और फिर इसके बाद देखिए ये ब्लू कलर की जो कनाल है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, बिडर्स कनाल। क्या कहते हैं, बिडर्स कनाल। तो यहां से कहां चला गया, ये बिडर्स कनाल में चला गया। और बिडर्स कनाल से आगे सेमिनल वेसिकल, ये जो यहां पे स्ट्रक्चर है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, सेमिनल वेसिकल। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, सेमिनल वेसिकल। और यहां से आगे कहां गया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में चला गया। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से अगर हम देखें तो आगे आप देख पा रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो कहां ओपन हो रही है, क्लोएका में ओपन हो रही है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लोएका। और क्लोएकल से ये क्लोएकल ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो क्लोएका से कहां आ गया, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर। तो ये एक रूट है कैसे स्पर्म टेस्टिस से बनके क्लोएकल अपर्चर से बाहर आता है, ये हमने समझा इसके अंदर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग रूट दिया गया था, सही रूट जो है वो आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो ये हुई बात मेल के अंदर स्पर्म का पाथवे किस तरीके का होता है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल में अगर हम देखें तो ओवरीज जो है वो भी किडनी के साथ अटैच्ड है, लेकिन यहां पे ओवरीज और किडनी के बीच में केवल और केवल स्ट्रक्चरल अटैचमेंट होता है। देयर इज नो फंक्शनल अटैचमेंट बिटवीन ओवरी एंड किडनी। क्यों नहीं होता है फंक्शनल अटैचमेंट, क्योंकि यहां पे ओवरी में जो ओवम बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट ट्यूब पाई जा रही है। यहां पे जो यूरेटर है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम नहीं करता, केवल और केवल यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जेनाइटल मतलब जो यहां पे फीमेल गैमीट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग से पूरी वेसल पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ये हमारे पास इर्रेगुलर ओवरीज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, और हर ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो इस तरीके से यहां पे बोला जाता है 25 to 3000 ओवम जो है वो बनते हैं। ठीक है, एट अ टाइम 25 to 3000 ओवम जो है वो एक फीमेल ले डाउन करती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो भी ओवम बना इस ओवरी में वो यहां से कहां जाएगा, इस ऑस्टियम में, या जो ओविडक्ट की फनल होती है वो इसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, वहां से ये ओविडक्ट में आएगा। और ओविडक्ट से एक ओविसैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है यहां पे ये स्टोर हो जाएंगे, और जब कॉपुलेशन का समय आएगा तब इस ओविसैक से निकल के क्लोएका के थ्रू क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यहां पे पाथवे की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या पाथवे होगा। सबसे पहले ओवरी जो है वहां पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। ओवरी से कहां गया बच्चों, ऑस्टियम में गया, ये जो ऑस्टियम है वहां पे ये पहुंचा। उसके बाद अगर हम देखें तो ओविडक्ट की फनल में गया, ये देखिए ओविडक्ट की फनल ब्रॉड शेप का स्ट्रक्चर है, वहां पे जाएगा, वहां से कहां जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट से कहां जाएगा, ओविसैक में जाएगा। तो आप देखिए ओविडक्ट से कहां गया, ओविसैक में गया, और ओविसैक से कहां जाएगा बच्चों, ये ओविसैक में स्टोर रहेगा। जब कॉपरेशन का समय आएगा तब ये यहां से निकल के क्लोएका में, और क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने समझा कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, और उसके अंदर पाथवे कैसा होता है फीमेल गैमीट का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहां पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही बाहर आ गए। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो वी नो डैट कि जो एम्फीबिया है, फ्रॉग है, उसके एग्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, या हम कहें कि उनके बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है, नॉन क्लेडोइक एग होते हैं, इसलिए वो रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाते हैं, वाटर के अंदर जाते हैं। अब वाटर में क्या होगा, फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग के बैक पे होगा, और मेल फ्रॉग के पास कोई भी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने एब्डोमेन से, जो उसका ट्रंक वाला पार्ट होता है, उससे फीमेल के ट्रंक पे एक प्रेशर लगाएगा। फीमेल नीचे, मेल ऊपर है, वो क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा फीमेल के ट्रंक पे, जिसकी वजह से फीमेल के ओविसैक में जो एग स्टोर था वो एग निकल के कहां जाएगा, वाटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फीमेल के जो एग हैं वो सब कहां आ गए, वाटर में आ गए। जैसे ही ये फीमेल के एग वाटर में आए तुरंत क्या होगा बच्चों, जो मेल फ्रॉग जो फीमेल की ऊपर है उसने क्या किया, उसने ढेर सारे स्पर्म्स वाटर में रिलीज कर दिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म्स वाटर के अंदर आ गए। इस तरीके से हमने देखा स्पर्म्स भी आ गए, एग भी आ गए। दैट मींस जो मेल गैमीट है, जो फीमेल गैमीट है, वो सारे के सारे वाटर में आ गए। और मैंने बताया एक समय में 2500 से 3000 ओवम आते हैं बाहर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों ही वाटर में आ गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ डेवलपमेंट की बात करें तो यहां से ये जो जाइगोट बनेगा, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेज में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद अगर हम देखें बच्चों तो यहां पे क्या होगा,
टैडपोल लार्वा जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और टैडपोल लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रॉग का फॉर्मेशन, एक अडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने देखा कि टैडपोल लार्वल स्टेज आ रही है, इसलिए बोला गया डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं। यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हमने देखा था कॉपुलेटरी पैड की बात की गई थी, उसके साथ साथ वोकल सैक की बात की गई थी। मेल और फीमेल जो फ्रॉग है उसको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कैसे ये यहां पे पाए जाएंगे। नाउ यहां पे अगर देखें तो लिखते हैं मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। ठीक है, तो फीमेल फ्रॉग के अंदर कॉपुलेटरी पैड और वोकल सैक एब्सेंट होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म दैट इज फ्रॉग। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं बच्चों। देखिए, फ्रॉग हमारे लिए काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, क्रॉप को। ठीक है, आगे देखिए तो इकोलॉजिकल बैलेंस में फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को ईगल ने खाया। ठीक है, तो ये एक फूड चेन मेंटेन करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके साथ अगर देखें तो फ्रॉग को एक फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग जो ह्यूमंस हैं वो फ्रॉग को खाते हैं। कई कंट्रीज में ऐसा होता है, इंक्लूडिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, बहुत सारे लोग फ्रॉग को खाते हैं एज अ फूड, तो ये फूड के रूप में भी काम आता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रॉग, राइट। सो इस तरीके से हमने जो फ्रॉग है उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।